हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है HW और आज इसका तीसरा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले के दो पार्ट को मिला करके हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद सवाल नंबर 1 और 2 या कह सकते हैं 21 और 22 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है और आज के इस पार्ट में हम आगे के कुछ सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो हम लगाएंगे वो सवाल दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दो चीज़ निकालना है। तो इस सवाल में दिया हुआ है पहले 8 पदों का योगफल 64 है। ये है सवाल नंबर 23 या तीसरे का पहला कह सकते हैं, ये सवाल है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं, AP के n पदों का योग या प्रथम n पदों का योग, जिसे हम लिखते हैं यस n से, और इसका सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 × d, यानी ये हो गया यस n का सूत्र। अब सवाल में दिया है 8 पदों का, तो n का मतलब ये है पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद और d मतलब सार्वंतर है। तो 8 पदों का मतलब 8/2, 2a + n की जगह पे 8 रखेंगे, 8 में से एक जाएगा 7 यानी 7d, और टोटल योगफल सवाल में दिया है 64। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को ले जाके 64 के नीचे लगाएंगे तो ये आएगा 2a + 7d = 16, यानी ये 16 हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही सवाल में दिया हुआ है कि प्रथम 17 पदों का योग, ये तो हो गया प्रथम 8 पदों का योग। प्रथम 8 पदों का योग और लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योग, यानी यस 17। इसका सूत्र हो जाएगा 17/2, 2a + 17 में से घटाएंगे 16d, बराबर दिया हुआ है 289। तो 17 से 289 में डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 2 से गुणा होकर 34, यानी 2a + 16d बराबर हो जाएगा 34। ये है समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको विलोपन विधि से लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरा, दूसरे में से पहला घटा देंगे तो ए कैंसिल होके केवल डी में सवाल रह जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 16 में से 7 घटाएंगे आएगा 9, और 34 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 18, यानी D का मान हो गया 2। अब इस D की वैल्यू पहले या दूसरे में रख के A का मान निकाला जा सकता है। देखेंगे समीकरण 1 में D = 2 रखने पर, जब रखेंगे तो A की वैल्यू आएगी 1। जैसे यहाँ हम रखेंगे D का मान 7 दूनी 14, 16 में से 14 घटाएंगे 2 और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। लिखेंगे इसलिए प्रथम पद 1 का सार्वंतर 2 है। ये हुआ इस सवाल का जवाब। पूरा सवाल यहाँ से शुरू है, आप देख सकते हैं पूरे सवाल का समाधान। उसके बाद है अगला सवाल इसका,
इसका अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल बतानी है कि कितनी है। ये है इसका ऑप्शनल। तो इसमें 2 सवाल है, कोई एक करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, और सवाल में दिया हुआ है कि वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है इसी रफ्तार से। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ दूरी 180 किलोमीटर लिखेंगे, इसलिए 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा ये हमें लिखना है। तो समय बराबर होता है दूरी और चाल का अनुपात, यानी 180/x कितना घंटा लगेगा। अब सवाल में कहा है कि अगर हम रफ्तार 5 किलोमीटर बढ़ा देते तो आधा घंटा टाइम कम लगता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि अगर रफ्तार 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 180/x + 5। नई स्पीड ये है और दूरी वही है। ये वाली जो टाइम है ये टाइम पहले वाले टाइम से आधा घंटा कम है, तो हम इसमें से आधा घंटा कम कर देंगे। ये वाला टाइम इससे आधा घंटा कम है, तो जिससे कम है हम उसी में से उतना घटा देंगे ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब इसको हल करने के लिए x वाले पार्ट को एक तरफ कर देंगे, ये हो गया। x का गुणा करेंगे 180x, x का गुणा इसमें भी हो जाएगा 180x, और 0 5 का 8 में गुणा 40, 5 का 9 5 4 9 बटे में गुणा हो जाएगा x² धन 5x बराबर आएगा 1/2। 180 कट जाएगा तो हो जाएगा 900 x² धन 5x बराबर 1/2। इसको हल करेंगे तो आएगा x² धन 5x बराबर ऋण का गुणा ऋण के साथ धन हो जाएगा 1800, या x² धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है और ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि गुणा करने पर आए 1800 और घटाने पर आए 5। तो ऐसे 2 नंबर जो हैं वो ये हैं 45 और 40। इसको लिखेंगे 45 ऋण 40x ऋण 1800। 45 का 40 में गुणा करेंगे तो आएगा 1800 बराबर 0, और 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा x धन 45 ऋण 40 का मन ये भी हो जाएगा x धन 45 बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, और एक आएगा ऋण 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें 45 वाला चीज़ छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड। इसको भी लिख देते हैं ऋण 45 किलोमीटर पर आवर यहाँ, लेकिन लिख देंगे कि ये चीज़ अमान्य है, यानी रेलगाड़ी की स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसमें रख के चेक कर लेते हैं कि जब रफ्तार 180 है, ये दूरी 180 है और स्पीड है 40 की,
तो टाइम हम निकालेंगे अगर यहाँ पे चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी हम जांच करते हैं कि हमने सही लगाया कि नहीं। तो जो पहला टाइम था वो है 180 बटे रफ्तार 40 की, तो 0 0 कट जाएगा, तो ये होगा 18 बटे 4 यानी 9 बटे 2 यानी आएगा 4.5 घंटा। और जो दूसरा समय है वो हो जाएगा 180 बटे 45, क्योंकि 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 बटे 20 बटे 5 यानी ये हो गया 4 घंटा। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें 4.5 घंटा लगा और इसमें 4 घंटा लगा, तो ये वाला जो टाइम है उस टाइम से आधा घंटा कम है। और यही सवाल का कंडीशन भी था। तो यहाँ से सवाल का समाधान शुरू होता है और इस तरीके से ये दी एंड की तरफ पहुँचता है। उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 24। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि जो गोलाकार भाग है उसका व्यास है 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी उसका आयतन पूछा है। तो सवाल नंबर है ये 24। सबसे पहले फिगर बना देते हैं। यहाँ पे कहा है कि एक गोल आकार का बर्तन था जिसका गर्दन बेलन के जैसा है और नीचे का हिस्सा पूरा गोल है। यहाँ पे इसका व्यास दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पानी का आयतन आएगा वो होगा बेलन का आयतन धन गोले का आयतन। बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई r²h। गोले के लिए लिखेंगे सूत्र 4/3 पाई r³ तो दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं, तो अलग अलग हम r इस्तेमाल कर ले रहे हैं। दोनों में से पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बेलन के लिए व्यास 2 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या 1 होगी, तो 1 का वर्ग इंटू ऊंचाई 7, 4/3 गुणे इसकी त्रिज्या 8.4 व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 4.2, इसका हो जाएगा घन। तो हो गया पाई 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7। तो इसको लिखेंगे 4/3, 4.2 गुणे 4.2 3 बार। आप चाहें तो इसको एक ही बार में कहीं गुणा भाग कर लो। तो ये हो गया 4, हम 4.2 को इससे काट देंगे तो आएगा ये 1.4, 14 × 42 बराबर पाई 7 धन गुणा करेंगे 42 का 2 में, तो 42 का 2 में गुणा होगा तो आएगा 84 और उसके बाद 42 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 168, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये गुणनफल होगा 42 दूनी 84, हासिल 8 आएगा और 42 का 4 में 168 और 8 176, 17.64 और उसके बाद अभी गुणा करना है 1.4 का। हो गया पाई, फिर 7 है धन, अब 14 से गुणा कर लेंगे, 14 चौको 56, 14 का गुणा 6 में 84 और 5
89, 14 7 98 और 8 96, 14 का नियम 14 और 9 23, 3 अंक के बाद 0.123, तो ये हो जाएगा 23। और अभी गुणा करना है हमको 4 से, तो 4 का गुणा 6 में 24, 4 का गुणा 9 में 36, 2 38, 4 का गुणा 6 में 24 और 3 27, 4 का 3 में 12 और 2 14, 4 दूनी 8 9, 0.3 अंक के बाद। तो ये हो जाएगा कितना, 94 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101.784 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। आप इसमें गुणा भाग एक बार चेक कर लेना और लगाने का जो तरीका है वो यही रहेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गया है। 14 का गुणा जब हम करेंगे 4 में, 14 चौको 56, 14 से 84, 5 89, 14 से 98 और 8 106, 14 का 14 10 24, यहाँ रहेगा 24। तो गुणा कर लेते हैं, 4 से 24, 4 9 36, 2 38, 4 6 54, 3 57, 4 चौको 16 और 16 5। यहाँ पे गुणा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा 98.784 और 98 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105। अभी मेरे ख्याल से गुणा इसका सही हो गया है। एक बार आप इसके गुणा को मिलान कर लीजिएगा, संभवतः यही इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगला सवाल इसका। ये है 24वें का ऑप्शनल। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये तो हो गया सॉरी। ये सवाल, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। सवाल में दिया हुआ है कि एक खिलौना शंकु के आकार का है और उसके ऊपर एक अर्धगोला है। एक खिलौना शंकु के आकार की डिजाइन की गई है और इसके ऊपर एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और सवाल में दिया हुआ इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5। ये पूरी हाइट जो है ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो इधर की हाइट भी 3.5 होगी क्योंकि ये भी रेडियस होगा और 3.5 निकल जाएगा 15.5 में, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर का शंकु आएगा। अब इसमें कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, आ जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr²। 4πr² पूरे गोले का होता है, आधे गोले का 2πr², और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो दोनों की त्रिज्या एक जैसी, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखो दोनों में πr कॉमन बाहर करेंगे
आएगा 2r प्लस यल। पाई का मान है 22/7, r का मान है 3.5, अंदर रहेगा 2 गुणे 3.5 प्लस यल। यल मतलब इसकी तिरछी ऊंचाई, वो निकालेंगे तो इन दोनों का वर्ग आएगा इसका विकर्ण। तो यहाँ बगल में हम यल का मान निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है इसका 12 का वर्ग 144 और 3.5 का जो वर्ग होगा 12.25। तो जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 5। तो ये जो है ये 12.5 का स्क्वायर है, यानी वर्गमूल बनेगा 12.5। तो ये हो जाएगा 12.5। 7 × 5 = 35.5 आएगा और उसका गुणा 22 में करेंगे तो आएगा 11। 3.5 का गुणा 2 में 7 और प्लस 12.5। 12 7 19 11 गुणे 19.5। 11 का 5 में गुणा 55, 11 का 9 में 99 और 5 104, 11 का 9 11 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है इसका, ये है 25वां। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बताना। तो ये है सवाल नंबर 25, यानी 5वां भी कह सकते हैं। तो सवाल है, एक बहुमंजिला भवन है, उससे हम एक 10 मीटर की हाइट के घर को देख रहे हैं। उसकी हाइट है 10 मीटर। सवाल में है जब हम इसे देखते हैं तो जो अनुमान कोण बनता है, थोड़ा तिरछा बन रहा है ये लाइन। तो जब इसे देखते हैं तो जो अनुमान कोण बनता है शीर्ष को देखने पर, वो बनता है 30 अंश। तो ये एंगल हो जाएगा 30 अंश। और कहा है इसमें कि जब हम इसके आधार को देखते हैं तब अनुमान कोण बनता है 45 अंश। तो ये हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। सवाल में कहा है कि बहुमंजिले मकान की कुल ऊंचाई बताओ कितनी होगी। तो हम ये मान लेते हैं ये लेंथ है x मीटर, तो ये लेंथ भी होगा x मीटर। इधर 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं y निकाल लेंगे, उसमें 10 जोड़ देंगे तो बहुमंजिले मकान की ऊंचाई आ जाएगी। नाम लिख देते हैं ABCDE। तो 2 ट्रायंगल है, एक छोटा एक बड़ा है। हम दोनों में से किसी एक से शुरुआत करते हैं। जैसे छोटे से शुरुआत कर दें। समकोण त्रिभुज AED, इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल y/x। tan 30 का मान 1/3 होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा y/3। अब हम बड़े ट्रायंगल में आते हैं और इसका नाम लिखते हैं ABC। इसमें लिखेंगे tan 45। तो इसका जो लंब है वो है y + 10 और आधार x है। tan 45 का मान 1 होता है, y ऐसे ही रहेगा 10 और x का मान है y/3। तिरछा गुणा हो जाएगा बराबर y धन 10। y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √3 ऋण 1 बराबर 10। चाहे तो आप इसको उत्तर लिख सकते हो, और चाहे तो √3 धन 1
बटे करड़ी 3 धन 1। ये करड़ी 3 यहीं तक है, 1 बाहर है, गुणा भी कर सकते हो। तो ये आएगा 10 कोष्ठक में करड़ी 3 धन 1 और a माइनस बी प्लस बी जैसा है तो 3 डेढ़ 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा 5 करड़ी 3 धन 1 मीटर। ये है बहुमंजिले मकान की ऊंचाई, यही इसमें पूछा था। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि छोटे मकान और बड़े मकान के बीच की दूरी बताओ। आप y की वैल्यू रख देना जो आया है भी, और वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से ये लगाया गया है और ये इसका पूरा समाधान है। अब यहाँ से अगर हमारे पास y की वैल्यू मिल गई है तो हम मकान की ऊंचाई निकाल सकते हैं, या बहुमंजिले मकान की ऊंचाई। तो वो कितना होगा, 10 पहले से था और 5 करड़ी 3 धन 1 आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं 10 धन 5 करड़ी 3 धन 5, 5 और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 धन 5 करड़ी में 3 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और चाहे तो हम 15 को लिख सकते हैं 5 करड़ी 3 गुणे करड़ी 3, ऐसा भी लिख के हम कॉमन निकाल के सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही इसका उत्तर लिख देंगे। उसके बाद दिखाते हैं आपको इसका अगला सवाल, जो कि है सवाल नंबर 25 का ऑप्शनल। और 25 के ऑप्शनल में 2 सवाल। परीक्षा में आपको कोई एक ही लगाना रहेगा, लेकिन यहाँ हम आपको दोनों दिखा रहे हैं। सवाल में है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी के उन्नयन कोण 60 अंश है और चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, चिमनी की ऊंचाई बताओ। तो ये सिंपल सवाल है। सवाल में कहा है कि जमीन पर स्थित कोई पॉइंट है, वहाँ से एक चिमनी है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 अंश और इस पॉइंट की दूरी है 25 मीटर। ये ए बी चिमनी मान लेते हैं और जहाँ से देख रहे हैं ये पॉइंट है सी और उन्नयन कोण है 30 अंश का। चिमनी की ऊंचाई बता, तो सिंपल यहाँ पे आप tan 60 की वैल्यू लगा देंगे। लंब और आधार का अनुपात होगा, tan 60 का मान करड़ी 3, ए बी नहीं मालूम है, बी सी की वैल्यू है 25, तो यहाँ से ए बी आएगा 25 करड़ी में 3 मीटर, जो कि हो जाएगी चिमनी की ऊंचाई। ये 3 नंबर का था। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है वो सवाल में क्या है, देखो सवाल में दिया हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से जमीन से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बतानी है कि कितनी है। तो सवाल में है कि 60 मीटर ऊंचाई पर कोई एक पतंग है, ये उड़ रही है और यहाँ से इसके रस्सी को बांध दिया गया है, जो कि जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ हमें इसकी लंबाई बतानी है कि कितनी होगी, मतलब हमें डोर या रस्सी की लंबाई निकालनी है, यानी हमें AC की वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा। ये ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसे लिखना पड़ता है कि माना एक पतंग ए है जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई EB 60 मीटर है, उसको एक धागे AC से बांधा गया है और जहाँ पे हमें धागे की लंबाई निकालनी है, और ये मानते हैं कि AC ढीला नहीं, मतलब बिल्कुल एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ लंब और कर्ण के बीच संबंध लगाना, तो हम यहाँ साइन का इस्तेमाल करेंगे। साइन 60 अंश बराबर होगा AB बटे AC। साइन 60 का मान करड़ी 3 बटे 2, AB का मान 60 है, AC निकालना है। तो AC की वैल्यू हो जाएगी 60 का गुणा 2 में 120 और करड़ी 3 से भाग। चाहे तो आप करड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा करके इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो होगा 120 करड़ी में 3 बटे 3, यानी आएगा 40 करड़ी में 3 मीटर, यानी धागे की लंबाई 40 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगी।
तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है सेट 2 822 HW, जो कि कक्षा 10वीं के गणित का 2024 के लिए दूसरा सेट था। और अब हम आगे इसके तीसरे सेट को सॉल्व करेंगे। बने रहिए आप चैनल पर, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के टॉपिक के साथ।